नमस्कार मित्रों, नरेश आईएएस अकेडमी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम समझेंगे आईएएस मुख्य परीक्षा या सिविल सेवा मुख्य परीक्षा में पूछे जाने वाले सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 का कंप्लीट विश्लेषण। क्वेश्चन पेपर 1 का विश्लेषण हम पहले ही हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में अलग अलग प्रस्तुत कर चुके हैं। तो ये वीडियो हिंदी माध्यम छात्रों के लिए है, इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए अलग से वीडियो इस पर दिया गया है। तो क्वेश्चन पेपर 2 जो जीएस का एक मॉड्यूल्स है आईएएस मुख्य परीक्षा में, यूपीएससी ने क्वेश्चन पेपर 2 में कौन कौन से टॉपिक्स को शामिल किया है, उन टॉपिक्स को हमें पढ़ना कैसे है। अगर आपकी पहले से तैयारी है तो देन आप इस वीडियो को सुन करके या आइडिया लगा सकते हैं कि कौन से टॉपिक्स को और कितने डायमेंशन से पढ़ा जाए और आपके स्तर पर उस टॉपिक को पूरी तरह समझने में कहां पर मिस्टेक हो रही है। आईएएस मुख्य परीक्षा के प्रत्येक क्वेश्चन पेपर को हम 20 दिन में कवर करते हैं जयपुर सेंटर पर। इसके लिए हम ऑफलाइन क्लास प्रोवाइड करते हैं, 2 से 3 घंटे रेगुलर क्लास होती है और आंसर राइटिंग का भी एक सेशन हम प्रोवाइड करते हैं ऑनलाइन। काफ़ी स्टूडेंट्स अपने आंसर लिख करके हमें भेजते हैं और समय समय पर हम उन आंसर्स को डिस्प्ले भी करते हैं और आपको बताते हैं कि कैसे सही उत्तर लिखना चाहिए था और आपने जो उत्तर लिख करके भेजा है उसमें आपको कितनी मार्किंग हो सकती है। तो देन आइए समझते हैं सिविल सेवा मुख्य परीक्षा या प्रधान परीक्षा, यूपीएससी ऐसे ही इस पेपर को नाम देता है। सिविल सेवा प्रधान परीक्षा या मेन एग्जाम या आईएएस मेंस एग्जाम आप कह सकते हैं। इसमें हम समझेंगे सामान्य अध्ययन का क्वेश्चन पेपर 2। पूरे क्वेश्चन पेपर का विश्लेषण करेंगे जिससे आपको तैयारी करने में सहजता हो और जिस सेक्शन में आपको डिफ़िकल्टी फेस हो रही है देन वहाँ आप उससे ओवरकम कर सकें, उससे बाहर आ सकें। देखिए यूपीएससी ने सिलेबस कैसे बनाया है इस क्वेश्चन पेपर का। इसमें जो कुछ टॉपिक्स हैं, सबसे पहले तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारतीय संविधान का कुछ पार्ट उन्होंने इसमें कवर किया है, उसको हम देखेंगे। दूसरा फिर उन्होंने एक सेक्शन रखा है इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसर्स, संवैधानिक पद। तो कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस के बारे में देखेंगे, संवैधानिक पद। फिर तीसरा पार्ट रखा है रेगुलेटरी बॉडीज, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज यानी नियामक संस्थाएं, नियामक संस्थाएं, द रेगुलेटरी बॉडीज। और इसके बाद फिर एक पार्ट्स में रखा गया है गवर्नेंस, प्रशासन। प्रशासन के 3 से 4 एस्पेक्ट को हम डिस्कस करेंगे और लास्ट में फिर देखेंगे द फॉरेन रिलेशनशिप या इसको हम कह सकते हैं भारत की विदेश नीति या विदेशी संबंध। इसके अंतर्गत 4 सब टॉपिक यूपीएससी ने शामिल किए हैं। ये आपका जीएस का पूरा क्वेश्चन पेपर 2 है। जैसा कि हम क्वेश्चन पेपर 1 को पहले डिस्कस कर चुके हैं, 250 मार्क्स यानी 250 अंक का है पूरा क्वेश्चन पेपर। लगभग 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसके लिए 3 आवर्स का यानी 3 घंटे का समय निर्धारित है और आपको 20 जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनके आंसर लगभग 150 शब्द में कुछ क्वेश्चन के आंसर लिखने, कुछ के 200 में, कुछ के 250 में। जैसा कि हम पहले आपको बता चुके हैं कि एक एवरेज निकाला गया है कि आपको 4 मिनट में 100 शब्द का आंसर लिखने की प्रैक्टिस होनी चाहिए और 6 मिनट में 150 वर्ड्स, 8 मिनट में 200 शब्द और 10 मिनट में 250 वर्ड्स का आंसर लिखने की अगर आपकी प्रैक्टिस है तो डेफिनेटली आप क्वेश्चन पेपर को लगभग पूरा सॉल्व कर सकते हैं।
तो काफ़ी स्टूडेंट्स का तो क्वेश्चन पेपर छूट जाता है बिकॉज उस तरीके से वो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करते हैं। तो ये एक ऑन एंड एवरेज एक निकाला गया है जिस तरीके से अभी यूपीएससी पूछ रहा है। देखिए इस पूरे पेपर को आप कैसे कवर करेंगे, और अगर आप हमारे साथ जुड़ते हैं तो हम 20 डेज में पूरा पेपर किस तरीके से कंप्लीट आपको देते हैं। संविधान से कुछ टॉपिक शामिल किए गए हैं और आपको मेनली इसमें क्या क्या पढ़ना है। एक तो संविधान का जो बैकग्राउंड है, पृष्ठभूमि, इसके बारे में कुछ एस्पेक्ट्स को आपको अच्छे से समझना जरूरी है। जैसे कि जब भारत का संविधान बनाया गया तो संविधान बनाने के लिए आपने विदेशी संविधानों से सहायता ली, और उसके अलावा ब्रिटिश सरकार के द्वारा बनाया गया 1935 का भारत शासन अधिनियम हमारे पास था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। यानी ये दोनों गाइडिंग सोर्स हमारे पास होते हुए भी भारत का संविधान बनने में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा, लगभग 3 वर्ष का समय। तो आपको यहां पर ये समझना है, क्योंकि पिछले वर्षों में वो क्वेश्चन पूछ चुका है और आगे भी पूछ सकता है, कि इतनी सुविधा होते हुए भी इतना लंबा समय क्यों लगा। तो क्या हम ऐसा संविधान चाह रहे थे जो बेस्ट हो, परफेक्ट हो, भारतीय जनमानस की सभी आकांक्षाओं को पूरा करता हो, या फिर हम एक ऐसा लचीला संविधान बनाना चाह रहे थे जिसमें ओवर द टाइम समय के अनुसार बदलाव किए जा सकें। क्योंकि समय के अनुसार जब भी नई पीढ़ियां भारत में पैदा होंगी तो उनके अधिकारों की डिमांड कुछ अलग होगी। तो आपको इन दोनों का आंसर इसमें तलाशना है, इस पर क्वेश्चन पूछा जा चुका है। दूसरा फिर आपको इसमें पढ़ना है कि भारतीय संविधान की जो विशेषताएं हैं उसमें भारत को ना तो हम पूरी तरह से एकात्मक संविधान कहते हैं, यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन, और ना पूरी तरह से फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन, संघीय संविधान कहते हैं। लेकिन रिसेंटली देखा गया है कि भारत के संविधान में जो फेडरल फीचर्स हैं, जो संघीय लक्षण हैं, उनको लेकर यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में क्लैश हुआ है कई मामलों पर। और कुछ मामले ऐसे भी देखे गए कि जहां पर यूनियन और स्टेट में अलग अलग गवर्नमेंट होते हुए भी, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज की गवर्नमेंट होते हुए भी उनमें कॉपरेशन देखा गया है। तो क्या इंडिया का जो फेडरल स्ट्रक्चर है जैसा कि संविधान में है, पूरी तरह से नहीं, जितना भी है, क्या वो केंद्र और राज्य सरकार के बीच में जो क्लैश हो रहा है, संघर्ष हो रहा है, तनाव उत्पन्न हो रहा है, उससे और अधिक परिष्कृत हो रहा है और ज्यादा इसमें निखार आ रहा है। तो आपको यह देखना है कि इंडिया संविधान में लिखे गए फेडरल फीचर्स से आगे मूव कर रहा है। तो उन लक्षणों को आपको पता करना है कि रिसेंटली पिछले कुछ वर्षों में ऐसी कौन कौन सी घटनाएं घटित हुई जहां पर यूनियन गवर्नमेंट को, केंद्रीय सरकार को राज्य सरकारों पर डिपेंड करना पड़ा। फॉर एग्जाम्पल, जब देश में जीएसटी कानून को लागू किया गया तो इस कानून को लागू करने के लिए भारत में आधे से अधिक राज्यों की सहमति आवश्यक थी। तो लंबे समय तक, लगभग 10 साल तक राज्यों ने सहमति नहीं दी। तो फाइनली फिर इसमें रास्ता क्या निकाला गया? तो क्या फेडरल जो स्ट्रक्चर है राष्ट्रीय मुद्दों को लागू करने में बाधा पैदा करता है, या फिर समय के अनुसार राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर के केंद्र और राज्य सरकारों के बीच में एक परिपक्व समझ विकसित होने में वक्त लगता है? तो इस टॉपिक को आप इस तरीके से पूरा कवर करेंगे। पिछले वर्षों में कई बार क्वेश्चन यहां से पूछा गया है। फिर आप सीधे आएंगे फंडामेंटल राइट्स पर, यानी मूल अधिकार वाले टॉपिक पर। मूल अधिकार वाला टॉपिक एक तो कन्वेंशनल तरीके से आपने पढ़ लिया होगा अपने अकॉर्डिंग, लेकिन पिछले वर्षों के क्वेश्चन पेपर को देखो कि यूपीएससी ने कैसे क्वेश्चन पूछे। मेनली अब फंडामेंटल राइट से जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसमें यह देखा जा रहा है कि भारत पूरी दुनिया के साथ अब तालमेल बना करके आगे बढ़ रहा है। यानी भारत भूमंडलीकरण, वैश्वीकरण का पार्ट बन चुका है। तो जो भी वैश्विक मुद्दे हैं वे सभी मुद्दे अब भारत के लोगों को, जनता को प्रभावित कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में भारत के भीतर भी नए मूल अधिकारों की मांग उठ रही है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट लगातार मूल अधिकारों की नए ढंग से व्याख्या कर रहा है और नए मूल अधिकार जोड़े जा रहे हैं। तो हाल के कुछ वर्षों में आप देखें तो ट्रांसजेंडर क्लास, होमोसेक्सुअल मैरिज जो ग्रुप्स थे, या फिर लिव इन रिलेशनशिप वाले जो ग्रुप हैं, इनके लिए फंडामेंटल राइट्स को अब भारत में स्वीकृति दे दी गई है। तो समय के अनुसार भारत में कुछ ऐसे नए मुद्दे उभरेंगे जिनके अनुसार हमें मूल अधिकारों के स्कोप को बढ़ाना होगा, उनकी व्याख्या करनी होगी।
और देश के भीतर पहले से जो मौजूदा समूह निवास कर रहे हैं वे अब मूल अधिकारों में नई परिभाषा या फिर नए आयाम चाहते हैं, जैसे कि विवाह करना या ना करना, यह हमारा मूल अधिकार है, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 21 में इसकी परिभाषा दी है। तो कोई भी धर्म या संस्कृति अपने नागरिकों को, अपने व्यक्तियों को बाउंड नहीं कर सकती है। राइट टू प्राइवेसी, तो देश के भीतर के लोगों के ने इस मांग को उठाया है कि निजता का अधिकार मूल अधिकार है, तो ये हमेशा मेंटेन रहना चाहिए। तो आपको ये पता करना है कि सुप्रीम कोर्ट मूल अधिकारों की नई नई व्याख्याएं क्यों कर रहा है और कौन कौन सी व्याख्याएं अभी तक की हैं, और फ्यूचर में ऐसे कौन से वैश्विक मुद्दे हैं जिनको लेकर के सुप्रीम कोर्ट के सामने इन अधिकारों की व्याख्या का एक नया सवाल खड़ा होने वाला है। उसी तरीके से आपको इस टॉपिक को प्रिपेयर करना है। और दूसरा, संसद का जो हस्तक्षेप है मूल अधिकारों के मामले में वो किस सीमा तक मिनर्वा मिल्स केस 1980 के बाद भारत में स्वीकार किया गया है। क्या संसद अब मिनर्वा मिल्स केस से आगे जाना चाहती है? ऐसा भी एक मामला रिसेंटली कोर्ट में पहुंचा है। मूल अधिकार के बाद फिर आपको अगला टॉपिक कवर करना है, राज्य की नीति के निर्देशक तत्व या डीपीएसपी। अब ये टॉपिक अपने आप में बहुत बड़ा है, आपने पढ़ लिया होगा, लेकिन हमें आईएएस मेंस एग्जाम में जैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग इस टॉपिक को तैयार करना है। तो डीपीएसपी जो टॉपिक है, इसका मेन जो थीम है वो ये कि यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट दोनों को भारत को एक वेलफेयर स्टेट बनाना है, दोनों को भारत में सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय स्थापित करना है। मेन थीम इसका यही है। तो क्या भारत सामाजिक और आर्थिक न्याय स्थापित करने में पूरी तरह से सफल रहा है? नहीं रहा है, क्योंकि भारत में अभी भी ऐसे करोड़ों ग्रुप हैं, व्यक्ति हैं, समुदाय हैं जिनके पास आर्थिक संसाधन प्रॉपरली नहीं है जिससे वो अपने जीवन का अच्छी तरीके से, समुचित तरीके से निर्वहन कर सकें। तो क्या भारत ने अब कल्याणकारी राज्य के दर्जे को छोड़ दिया है? तो क्या अब कल्याणकारी राज्य का जो सपना है वो हमारे लिए आदर्श नहीं रह गया है, क्योंकि हमने पूंजीवादी लक्ष्यों को बहुत तीव्र गति से स्वीकार किया है? कहीं ना कहीं समाजवादी लक्ष्य इसमें पीछे छूटते जा रहे हैं, निजीकरण तेजी से भारतीय अर्थव्यवस्था का हो रहा है। तो आपको सरकार के उस मोटिव्स को समझना है कि सरकार किस तरीके से इन दोनों को बैलेंस कर रही है। और नीति निर्देशक तत्वों को लेकर जो एक संघर्ष शुरू हुआ था कि मूल अधिकारों को इस पर प्राथमिकता मिलनी चाहिए, अब इसके बाद संसद कौन सा नया मामला इसमें लाना चाहती है, यानी पार्लियामेंट अब नीति निर्देशक तत्वों को पूरी तरह से लागू करने के लिए कुछ फंडामेंटल राइट्स को इन्फ्रिंज करना चाहती है, उनका अतिक्रमण करना चाहती है। जैसे कि भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड समान नागरिक संहिता लागू होनी चाहिए, और ये डीपीएसपी यानी नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत अनुच्छेद 44 में आता है। अब अगर सरकार इसको लागू करती है तो इसमें कई प्रकार के मूल अधिकार बाधित होंगे। तो एक मूल अधिकार ये है भारत में अनुच्छेद 29 और 30 में, अनुच्छेद 25 से 28 में, कि सभी धर्मों को, सभी धार्मिक समुदायों को और अल्पसंख्यकों को अपने धर्म, भाषा, संस्कृति को मेंटेन करने का अधिकार है, और यूनिफॉर्म सिविल कोड कहीं ना कहीं इसको बाधित करेगा। तो क्या अब पार्लियामेंट इस मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट में फिर से रेज करेगी कि हमें किसी डीपीएसपी को लागू करना हो और उसके कारण अगर कोई मूल अधिकार खंडित हो रहा है, बाधित हो रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट बीच में नहीं आएगा? तो इन मुद्दों पर भी आपको अपनी एक राय बनानी होगी, क्योंकि फ्यूचर में यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन यहां से जरूर पूछेगा। अगला फिर आपको कवर करना है इंडियन पार्लियामेंट को, भारत की संसद को। संसद यूं तो अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, तो आप इसको कैसे कवर करेंगे? कुछ मेन पॉइंट्स के थ्रू। पहला, भारत में जो पार्लियामेंट्री सिस्टम हमने ब्रिटेन से लिया है, इस पार्लियामेंट्री सिस्टम में आपको ऐसी कौन सी खामियां, ड्रॉबैक्स नजर आते हैं, कमजोरियां, तो उन पॉइंट्स को आप अपने नोट्स में इंक्लूड करो। 5 से 6 पॉइंट्स लिखो कि संसदीय प्रणाली में ये कमियां हैं, इनके कारण हम भारत जैसे देश में सही डिसीजन और समय पर निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। और दूसरा, क्या पार्लियामेंट्री सिस्टम, संसदीय प्रणाली का एक अच्छा विकल्प भारत में राष्ट्रपति प्रणाली यानी अमेरिकन सिस्टम हो सकता है? तो राष्ट्रपति प्रणाली के 5-6 पॉइंट्स आप अपने नोट्स में लिखो और दोनों को कंपेयर करो, और फिर आप बताओ कि राष्ट्रपति प्रणाली को अपनाने में किस प्रकार के संवैधानिक और गैर संवैधानिक बाधाएं और समस्याएं इसके सामने आएंगी।
क्या सुप्रीम कोर्ट यूनियन गवर्नमेंट को इसके लिए अलाउ करेगा? यानी जब पार्लियामेंट के पास संविधान में बदलाव करने का अधिकार है, तो क्या पार्लियामेंट अब संसदीय प्रणाली को हटा करके राष्ट्रपति प्रणाली यहां पर ला सकती है? लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत दिया है, केशवानंद भारती केस 1973 के बाद बुनियादी ढांचे का सिद्धांत, उसमें संसदीय प्रणाली को बुनियादी लक्षण मान लिया गया है। तो ऐसी स्थिति में भविष्य में दोनों में क्लैश होना स्वाभाविक है। तो यहां पर आप अपनी अच्छी खासी राय तैयार करके जाएंगे, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चंस हैं जब आप आईएएस मेंस एग्जाम क्लियर करने के बाद इंटरव्यू बोर्ड को फेस करेंगे, जब आप इंटरव्यू साक्षात्कार के लिए जाएंगे, तब भी इस प्रकार के प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स आपसे जरूर पूछे जाएंगे। तो उस तरीके से आप अपने माइंडसेट को प्रिपेयर कीजिए। इसके अलावा संसद की फंक्शनिंग को लेकर के आपको तैयारी करनी होगी। यानी पार्लियामेंट जिस उद्देश्य से बनाई गई थी, क्या संसद अपने उस कार्य को सही तरीके से पूरा कर रही है? यानी संसदीय प्रणाली में जो भी फंक्शनिंग हो रही है, उसको लेकर के किस प्रकार के सवाल उठाए गए कि ज्यादातर जो विपक्षी पार्टी हैं वो वॉकआउट करती हैं, संसद में समय पर काम नहीं हो पाता, करोड़ों रुपए का खर्चा संसद के एक दिन की कार्रवाई पर आता है, तो हम देश के संसाधनों को वेस्ट कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में संसद में एक स्वस्थ वाद विवाद चर्चा हो, उसके लिए क्या मैकेनिज्म अपनाया जाए, इस टॉपिक को आप तैयार करेंगे। इसके बाद है संसदीय समितियां, प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति, दो इंपॉर्टेंट कमिटीज हैं। इन कमिटीज का रोल गवर्नमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्राक्कलन समिति जहां बजट पारित होने से पूर्व गवर्नमेंट को एडवाइस गाइडलाइंस देती है कि बजट को एप्रोप्रिएट मैनर में कैसे प्रिपेयर किया जाए और फिजूल खर्ची से कैसे बचा जाए, वही लोकलेखा समिति सरकारी धन खर्च होने के बाद उसके उन मोटिव्स को, उन उद्देश्यों को जानने का प्रयास करती है। क्या धन वास्तव में उसी उद्देश्य के लिए खर्च किया गया है जिसके लिए आपने बजट के माध्यम से संसद से अनुमति ली थी? तो संसदीय समितियों की भूमिका में कैसे बदलाव हो रहा है? क्या संसदीय समितियां अपनी प्रभावी भूमिका को खो रही हैं या फिर संसदीय समितियां ज्यादा स्ट्रांग हो रही हैं? दोनों एस्पेक्ट को आप कवर करेंगे। और एक तीसरा और लास्ट एस्पेक्ट आप ये भी देखेंगे, संसद के सदस्य यानी लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों की भूमिका। इस पर भी यूपीएससी क्वेश्चन पूछ रहा है। तो क्या हमारे एमपी सांसद उतने क्रिएटिव नहीं रह गए? क्या वो अपनी परफॉर्मेंस को इंप्रूव नहीं कर रहे? क्या वो संसद में बैठ करके भी एज ए कॉरपोरेशन और कॉरपोरेट हाउस की तरह से काम करते हैं? यानी संसद में वो बैठते तो हैं, लेकिन वो अपने निजी उद्देश्यों, स्वार्थों को पूरा करने में लगे रहते हैं। यानी सांसद बनने के बाद वो अपने निजी उद्देश्यों को, हितों को पूरा कर रहे हैं, ना कि संसदीय प्रणाली और राष्ट्रीय हितों को पूरा करने पर वो बल दे रहे हैं। तो सांसदों की भूमिका में किस प्रकार का निगेटिव बदलाव देखा गया है? 6 से 7 पॉइंट इस पर लिखो और आपके अनुसार सांसदों को संसद के प्रति, देश के प्रति और जिन वोटरों ने उनको चुना है उसके प्रति ज्यादा उत्तरदायी कैसे बनाया जाए, इसके लिए सजेशन दो। कम से कम 200 शब्द का एक नोट आपके पास इस मामले में होना चाहिए। तो पार्लियामेंट को आप इस तरीके से तैयार करेंगे। इसके बाद फिर आप तैयार करेंगे भारत में जुडिशियरी यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की भूमिका। तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट अपने आप में बहुत बड़े टॉपिक हैं। कन्वेंशनल तरीके से तो आपने इसको तैयार कर ही लिया होगा। रिसेंटली आपको इसमें यह पढ़ना है कि सुप्रीम कोर्ट की भूमिका जो न्यायालय की चार दीवारी के भीतर मानी जाती थी, वो अब सभी क्षेत्रों में देखी जा रही है। तो देन इसको जुडिशियल एक्टिविज्म कहा गया और कभी कभार इसको जुडिशियल ओवररीच भी कहा जाता है। तो देन जुडिशियल एक्टिविज्म का जो स्कोप है किन क्षेत्रों तक होना चाहिए? क्या वो केवल न्यायिक सीमा तक होना चाहिए या फिर न्यायिक सीमा प्रशासनिक, राजनीतिक और संसदीय सीमा के ऊपर आती है? तो सुप्रीम कोर्ट का जिस तरीके से रोल बढ़ रहा है हर कार्य के लिए, अब पॉलिटिकल पार्टीज सुप्रीम कोर्ट पर डिपेंड करती हैं। केंद्र सरकार को किसी कानून को बनाने से रोकना है, यूनियन गवर्नमेंट के किसी कानून को लागू होने से रोकना है, तो आप सुप्रीम कोर्ट में चले जाओ और स्टे आप ले लो। तो देन ये गलत टेंडेंसीज है, क्योंकि भारतीय संविधान में एक सीमा तक शक्तियों का पृथक्करण, सेपरेशन ऑफ पावर को स्वीकार किया गया है। अगर हम न्यायपालिका के माध्यम से लगातार संसदीय, प्रशासनिक और कार्यकारी मामलों को इस तरीके से पेंडिंग में डालेंगे तो देश में फिर प्रशासनिक संबंधी कार्य सभी रुक जाएंगे। तो सुप्रीम कोर्ट की भूमिका सही मायनों में क्या होनी चाहिए? और दूसरा, सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति, यानी सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम सिस्टम जिसमें 5 मुख्य न्यायाधीश होते हैं,
एक मुख्य न्यायाधीश भारत का या सुप्रीम कोर्ट का, और उसके अलावा 4 अन्य जज इसमें शामिल होते हैं। तो 5 जो मुख्य न्यायाधीश आपने इसमें बैठा रखे हैं, जो सीनियर मोस्ट होते हैं, यही डिसाइड करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में कौन न्यायाधीश बनेगा और किस न्यायाधीश का ट्रांसफर कौन से न्यायालय से कहां पर किया जाएगा। तो क्या ये एक स्वस्थ, एक हेल्दी सिस्टम इसको मान सकते हैं आप? यानी न्यायपालिका में अगर आपको उसका पार्ट बनना है तो एक न्यायपालिका ही डिसाइड करेगी। तो उसके लिए अलग से कोई ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस होनी चाहिए, जैसे ऑल इंडिया सर्विस IAS IPS बनाई गई है। तो इसको लेकर के भी भारत में एक डिबेट चल रहा है। तो देन हमें इसके प्रोज और कॉन्स दोनों एस्पेक्ट के बारे में सोचना चाहिए और आपके पास लिखित में कुछ पॉइंट्स होने चाहिए। ठीक है, तो संविधान वाले पार्ट में आप इन टॉपिक्स को इस तरीके से कवर करके जाएंगे। इसके बाद फिर सिलेबस में दिया गया है कुछ संवैधानिक पद, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस। संवैधानिक पदों में सबसे पहले आप पढ़ेंगे राष्ट्रपति के बारे में। भारत के राष्ट्रपति, यानी राष्ट्रपति की भूमिका को अब 2 तरीके से देखा जा रहा है। या तो राष्ट्रपति को आप रबर स्टाम्प या नाम मात्र का हेड मान लो, या केंद्र सरकार के हाथों का खिलौना। अगर आप इस भूमिका को मानेंगे तो इसका अर्थ हो गया कि राष्ट्रपति को सिंपली वही करना है जो यूनियन गवर्नमेंट कहेगी, और जो यूनियन गवर्नमेंट नहीं कहेगी वो राष्ट्रपति को नहीं करना। लेकिन भारत के संविधान में जब हम देखते हैं तब राष्ट्रपति को इससे आगे भी कुछ भूमिकाएं दी गई हैं। तो राष्ट्रपति की भूमिका को कैसे और ज़्यादा इफेक्टिव बनाया जाए, यूनियन गवर्नमेंट के कुछ ऐसे कानून जो बाद में कैंसिल हो गए, सुप्रीम कोर्ट ने जिन पर स्टे किया, तो देन प्रेसिडेंट ने आकर उन बिल को परमिशन देने से पहले ऑब्जेक्शन क्यों नहीं किया। तो राष्ट्रपति और यूनियन गवर्नमेंट के रिलेशन को आपको पढ़ना है। क्या 42वां संविधान संशोधन जो इंदिरा गांधी जी की सरकार ने लगाया, 44वां संविधान संशोधन जो मोरारजी देसाई की सरकार ने स्थापित किया, इन दोनों संविधान संशोधन के बाद राष्ट्रपति की भूमिका में कितना बदलाव आया है। तो क्या राष्ट्रपति का स्कोप हमने खत्म कर दिया है। तो राष्ट्रपति से हम किस प्रकार की भूमिका चाहते हैं? मुख्यतः जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है तो उस समय क्या राष्ट्रपति को यूनियन गवर्नमेंट, केंद्र सरकार या राज्यपाल की रिपोर्ट को अक्षरशः स्वीकार कर लेना चाहिए, या राष्ट्रपति को किसी और ग्रुप एजेंसी के माध्यम से फैक्चुअल कंडीशन, वस्तु स्थिति की जांच करानी चाहिए? क्योंकि कुछ राज्यों में जो राष्ट्रपति शासन लगाया गया बाद में ये कंट्रोवर्शियल बन गया और सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको गलत माना। और सुप्रीम कोर्ट ने गलत माना, इसका मतलब है राष्ट्रपति जैसे पद पर ही इस पर अंगुली उठ जाती है। तो राष्ट्रपति की भूमिका को आप पूरी तरह से तैयार करके जाएंगे। महत्वपूर्ण संवैधानिक पद है। दूसरा है लोकसभा के स्पीकर। लोकसभा के स्पीकर और राज्यों में विधानसभा के स्पीकरों की भूमिका बहुत ज्यादा विवादास्पद रही है, क्योंकि दल बदल निरोधक कानून पर फैसला करने का अधिकार लोकसभा के स्पीकर को और राज्यों में विधानसभा के स्पीकर को दिया गया है। लेकिन स्पीकरों ने जिस तरीके से निर्णय हाल के कुछ वर्षों में लिए, इनमें से ज्यादातर विवादास्पद रहे। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कमेंट किया है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? यानी स्पीकर जब बन जाता है तो वो किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी का होता है, मुख्यतः रूलिंग पार्टी का, शासन करने वाली पार्टी का। लेकिन स्पीकर बनने के बाद वो पॉलिटिकल पार्टी से अपना संबंध तोड़ता नहीं, विच्छेद नहीं करता। यद्यपि वह पॉलिटिकल पार्टीज की एक्टिविटीज में शामिल नहीं होता है, डिस्टेंस मेंटेन करता है। तो इसका एक रास्ता ये निकाला जाए कि एक बार स्पीकर बना दिया जाए और वो रिटायरमेंट तक, यानी 60-65 साल जो निर्धारित किया जाए उस समय तक स्पीकर बना रहेगा। तो एक बार स्पीकर, हमेशा के लिए स्पीकर। जिस तरीके से लोकसभा राज्यसभा में महासचिव होता है, जनरल सेक्रेटरी, तो उसकी एक निश्चित उम्र कर दी जाती है। स्पीकर तो अभी क्या होते हैं, हर 5 साल के बाद स्पीकर बदल जाता है। और जब नया स्पीकर बनता है तो मेनली उसकी लॉयलिटी, उसकी जो श्रद्धा है किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी के प्रति बनी रहती है। तो इसका रास्ता ही निकाला जा रहा है, क्या स्पीकर के पद को स्थायी बना दिया जाए, उसको 5 वर्ष के टर्म के साथ ना जोड़ा जाए। तो इस पर आप अपना एक व्यू तैयार करो कि स्पीकर की वर्तमान में भूमिका और भविष्य में भूमिका को कैसे बदला जाए। तो ठीक है, स्पीकर वाले संवैधानिक पद को आप अच्छे से कवर करेंगे। तीसरा है इसमें कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। बहुत महत्वपूर्ण संवैधानिक पद है। भारत में सार्वजनिक धन का संरक्षक, कस्टोडियन और गार्जियन है इंडिया में पब्लिक फंड का। तो सोचिए, भारत सरकार, राज्यों की सरकारें जितना भी धन खर्च करती हैं बजट पारित होने के बाद, उस खर्च किए गए धन को ऑडिट करना, उसकी निगरानी करना कैग का कार्य है।
इतना इंपॉर्टेंट वर्क है, लेकिन कैग कुछ मामलों में सही तरीके से कार्य नहीं कर रहा है, ऐसी कुछ रिपोर्ट्स आई थी। यानी इतने बड़े बड़े घोटाले हो जाते हैं, करप्शन के मामले, और कैग की ऑडिट में वो सब पकड़ में नहीं आते, राष्ट्र को बहुत बड़े स्तर पर नुकसान हो जाता है। तो कैग को मेनली हम कौन सी और पावर देना चाहते हैं? नियंत्रक महालेखा परीक्षक के पास वर्तमान में ऐसी कौन सी शक्तियां नहीं है जिनकी वजह से यह पद और ज्यादा मजबूत नहीं बन पा रहा है? तो कैग की भूमिका को आप पूरी तरह से तैयार करके जाएंगे। कैग के बाद फिर एक संवैधानिक पद है इंडिया में, ईसीआई, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारत का चुनाव आयोग या भारत का निर्वाचन आयोग। भारत के निर्वाचन आयोग को यूं तो पूरी दुनिया में एक बेहतर सशक्त एजेंसी माना जाता है जो निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव करने के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में अब देख रहे हैं कि काफी राजनीतिक दलों ने निर्वाचन आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए कि जिस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग किया जा रहा है चुनावों में, उसके माध्यम से किसी एक पार्टी को इससे बेनिफिट मिल रहा है, इसमें कुछ ऐसी टेक्निकल्स गड़बड़ी की जा रही है जिससे अन्य पॉलिटिकल पार्टीज को नुकसान हो रहा है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अगर ट्रांसपेरेंसी मेंटेन कर रहा है तो इस प्रकार के ये जो विवाद हैं, इस प्रकार के जो डाउट्स उसके ऊपर उठ रहे हैं, ये कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की इमेज को, प्रेस्टीज को कमजोर कर रहे हैं। तो आपके अनुसार कमीशंस की फंक्शनिंग को, कार्यप्रणाली को और ज्यादा पारदर्शी कैसे बनाया जाए, इस पर आप अपने 6 से 7 पॉइंट तैयार करो, या फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के खिलाफ कोई भी एलिगेशन चार्ज लगाने से पहले कुछ ऐसे आपको कॉन्क्रीट सबूत देने होंगे, तभी उनके बारे में डिस्कशन हो सकता है। तो क्या ऐसा कोई मैंडेटरी लॉ निकाल दिया जाए सभी पॉलिटिकल पार्टीज के लिए कि भाई आप अनर्गल तरीके से कमीशंस की इमेज को इस तरीके से खराब नहीं कर सकते, क्योंकि ये दुनिया के कमीशंस में भी एक अच्छी खासी रेपुटेशन रखता है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के रोल को कैसे इंप्रूव किया जाए, इस संवैधानिक पद को भी आप अच्छे से तैयार करके जाएंगे, ठीक है। इसके बाद सिलेबस में दिया गया है कुछ रेगुलेटरी बॉडीज और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, दो तरीके से लिखा गया है। नियामक संस्थाएं ऐसी संस्थाएं होती हैं जो अपने कर्मचारियों पर, अधिकारियों पर पूरा रेगुलेशन कंट्रोल रखती हैं और अपने लिए इंडिपेंडेंट नीति बनाती हैं और नीति के लिए उत्तरदायी भी होती हैं। कुछ ऐसी संस्थाएं होती हैं जो रेगुलेटरी कम होती हैं, नियामक कम होती हैं, केंद्र सरकार उनको स्थापित करती है और केंद्र सरकार उनके पावर फंक्शन डिसाइड कर देती है कि आपको इसके भीतर ही काम करना है, तो उनका रेगुलेशन पावर कम होता है। तो हम एक बड़ा सा टॉपिक ले रहे हैं, एक मोटा आइडिया लगा रहे हैं नियामक संस्थाओं के मामले में। तो कुछ नियामक संस्थाएं हो सकती हैं संवैधानिक यानी कॉन्स्टिट्यूशनल। तो सम रेगुलेटरी बॉडीज आर द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, संवैधानिक संस्थाएं, जैसे कि एक है यूपीएससी जो आईएएस का एग्जाम कंडक्ट करती है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। दूसरा हो सकता है सेंट्रल फाइनेंस कमीशन, केंद्रीय वित्त आयोग, और तीसरा भारत का चुनाव आयोग। तो ये जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, संघ लोक सेवा आयोग, केंद्रीय वित्त आयोग और भारत का निर्वाचन आयोग, ये रेगुलेटरी बॉडी भी हैं और कुछ मामलों में क्वासी जुडिशियल भी हैं, अर्धन्यायिक भी हैं, क्योंकि बहुत कम मामलों में ये एजेंसीज न्यायपालिका की शक्तियों का प्रयोग करती हैं, यानी सिविल कोर्ट की शक्तियां इनको दी गई हैं। तो ध्यान रखना है, ये रेगुलेटरी भी हैं, कंट्रोल करती हैं पूरे मैकेनिज्म को, अर्धन्यायिक भी हैं क्योंकि ये सिविल कोर्ट की शक्तियां रखती हैं, किसी भी कर्मचारी अधिकारी के खिलाफ एक्शन ले सकती हैं, उसको प्रेजेंट होने के लिए कह सकती हैं, उससे डॉक्यूमेंट्स मंगा सकती हैं। तो ये है सिविल कोर्ट की पावर। हालांकि उसको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, उसको सजा नहीं दी जा सकती, इसलिए क्रिमिनल कोर्ट की पावर इनके पास नहीं है। तो ये जो संवैधानिक संस्थाएं, जो रेगुलेटरी बॉडीज हैं, इनकी फंक्शनिंग को लेकर के सवाल किए जा रहे हैं। यूपीएससी की फंक्शनिंग को और कैसे इंप्रूव किया जाए, यानी यूपीएससी के रिजल्ट्स को लेकर के सवाल उठाए जा रहे हैं कि इंग्लिश मीडियम का रिजल्ट 98% और हिंदी माध्यम का रिजल्ट लगभग 2% है। तो क्या यूपीएससी अपनी फंक्शनिंग में बायस्ड हो गया, पक्षपाती हो गया है? भारत गांव का देश है और ग्रामीण क्षेत्र से जो भी छात्र छात्राएं पढ़ करके आते हैं उनका अंग्रेजी का ज्ञान उतना साउंड नहीं होता, तो देन वो कंपटीशन में लैग कर रहे हैं, वो पिछड़ रहे हैं। तो हमें यूपीएससी की भूमिका को और कैसे साउंड बनाएं जिससे वो ग्रामीण भारत और शहरी भारत के बीच में एक बैलेंस पैदा कर सके। सेंट्रल फाइनेंस कमीशन ये देश के संसाधनों को
केंद्र और राज्य सरकारों के बीच विभाजन के लिए जो तरीके बताता है, जो पैरामीटर डिसाइड करता है, उन पैरामीटर्स में और बदलाव होना चाहिए, क्योंकि राज्यों के पास जिम्मेदारी ज़्यादा है लेकिन राज्यों के पास वित्तीय संसाधन नहीं है। तो इन संवैधानिक संस्थाओं को आप इस तरीके से पढ़ेंगे। दूसरा पढ़ेंगे फिर आप वैधानिक संस्थान यानी स्टैच्यूटरी बॉडीज। वैधानिक संस्थाएं, वैधानिक संस्था में कुछ तो ऐसी संस्थाएं जो रेगुलेटरी हैं लेकिन केंद्र सरकार के अधीन कार्य करती हैं। ज़्यादातर मामलों में रेगुलेशन की पावर इनको कम दी गई है। जैसे कुछ स्टैच्यूटरी बॉडीज में आप पढ़ सकते हैं, भारत का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, और नेशनल कमीशन फॉर वीमेन, राष्ट्रीय महिला आयोग, और केंद्रीय सूचना आयोग, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। अब ये तीनों आयोगों को आप देखो, ये भारत की संसद ने कानून बना करके इनको पास किया है। तो केंद्र सरकार के लेजिस्लेशन, विधायन के तहत इनको बनाया गया है, इसलिए उस कानून में इनकी पावर फंक्शंस को बहुत डिटेल में लिखा गया है। तो इनके पास इंडिपेंडेंट रोल काफ़ी कम बचा है, यानी रेगुलेटरी पावर इनके पास कम है। इवन इनका स्टाफ, पर्सनल कर्मचारी, ये भी यूनियन गवर्नमेंट के थ्रू ही प्रोवाइड किए जाते हैं। तो एक तो आपको इनकी भूमिका को पढ़ना है, और दूसरे कुछ ऐसे स्टैच्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है जो पार्लियामेंट के एक्ट के थ्रू, लॉज के थ्रू बने, लेकिन इनको फ्रीडम बहुत ज़्यादा दी गई है। फॉर एग्जाम्पल RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक ऑटोनोमस बॉडी की तरह से काम करती है। सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी, जो भारत के शेयर मार्केट को कंट्रोल करता है। IRDA, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट एजेंसी, जो भारत के बीमा क्षेत्र को कंट्रोल करता है। PFRDA, जो पेंशन क्षेत्र को कंट्रोल करता है। और BCCI, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, ये भी एक रेगुलेटरी बॉडी है। तो इन रेगुलेटरी बॉडीज की फंक्शनिंग को लेकर के भी कुछ ना कुछ मामले समय समय पर आते रहते हैं। तो आपको रेगुलेटरी बॉडीज के बारे में भी ये तैयार करना है कि रेगुलेटरी बॉडीज को और ज़्यादा हमें एम्पावर कैसे करना है। इनमें कहीं ना कहीं हमें एक राजनीतिक हस्तक्षेप दिखाई देता है, तो देन वो राजनीतिक हस्तक्षेप से कैसे बचाया जाए और देश के प्रति, लोगों के प्रति इनको ज़्यादा अकाउंटेबल कैसे बनाया जाए। ठीक है, तो एक ये टॉपिक इसमें था। एक टॉपिक दिया गया गवर्नेंस। गवर्नेंस यानी शासन प्रशासन से संबंधित मामले। इसमें आपको 4 से 5 टॉपिक्स को कवर करना चाहिए। पहला, एक तो पब्लिक गवर्नेंस, केंद्र और राज्य सरकारों के द्वारा जो प्रशासन दिया जा रहा है वो विभिन्न प्रकार के शासन संबंधी मुद्दे यानी गवर्निंग इश्यूज क्या हैं। यानी भारत में जो शासन व्यवस्था अभी चल रही है क्या वो लोगों की इच्छाओं के अनुरूप है? क्या भारत के लोगों को वास्तव में वैसा शासन मिल रहा है जैसी वे अपेक्षा करते हैं? क्या भारत के लोग, भारत की प्रजा अभी भी शासन के साथ उस तरीके से अपने को नहीं जोड़ पा रही है? शासन एक डिस्टेंस मेंटेन कर रहा है। ज़्यादातर लोग अभी शासन से डरते हैं और शासन जनता से कनेक्ट नहीं होना चाहता। तो गवर्नेंस इश्यूज में पढ़ना है कि शासन किस तरीके से ऑनेस्टी को, इंटीग्रिटी को, ट्रांसपेरेंसी को, अकाउंटेबिलिटी को तय कर रहा है और किस सीमा तक। अगर ऐसा होता तो भारत में लाखों लोग पुलिया के नीचे सोते हैं, फ्लाईओवर के नीचे, करोड़ों लोग भारत में भीख मांगते हैं। तो क्या ये गवर्नेंस का पार्ट नहीं है? डेफिनेटली ये गवर्नेंस का पार्ट है। तो जो लोग शासन कर रहे हैं उन्हें इस ओर ध्यान देना होगा, क्योंकि उनकी अकाउंटेबिलिटी अपने देश के लोगों के प्रति है। तो कुछ लोग गरीब हैं, भीख मांग करके जीवन जी रहे हैं, और शासन का एक बहुत बड़ा हिस्सा इससे आंख मूंद करके बैठा हुआ है, नज़र चुरा करके जा रहा है। ये गलत बात है। तो कौन कौन से गवर्निंग इश्यूज हैं जिनको अब हाईलाइट किया जा रहा है? दूसरा है कॉरपोरेट गवर्नेंस, निजी क्षेत्र का शासन। निजी क्षेत्र का गवर्नेंस इतना अच्छा है कि वहाँ पर जो रिसेप्शनिस्ट होता है वहाँ से लेकर के डोर कीपर तक, या फिर जो भी उनका सबसे लोएस्ट लेवल का कर्मचारी होता है जिसको आप पियोन कहते हैं, उसके इंटरेस्ट को पूरी तरह से ध्यान में रखा जाता है। उसको कोई कंप्लेन अपने ऑर्गेनाइजेशन से नहीं होती है। और निजी क्षेत्र की फंक्शनिंग इतनी ट्रांसपेरेंट होती है कि व्यक्ति को उसको
से शिकायतें काफ़ी कम होती हैं। तो निजी क्षेत्र की सेवाएं और उनकी सेवाओं की गुणवत्ता हमेशा सरकारी क्षेत्र से ज़्यादा बेटर क्यों होती है? आखिर क्या हर समस्या का समाधान निजी क्षेत्र के पास है? तो फिर पब्लिक गवर्नेंस का तो कोई मीनिंग ही नहीं रह जाएगा। तो कॉरपोरेट गवर्नेंस के इम्पोर्टेंस को, उसकी आइडियोलॉजी को हमें समझना होगा। क्या इंडिया में हमें पब्लिक सेक्टर में कॉरपोरेट गवर्नेंस को इन्फ्यूज़ करना चाहिए और किस सीमा तक? तीसरा, शासन से जुड़े हुए काफ़ी सारे मामले और शासन में हेल्प करने वाले कुछ एजेंसी जैसे एनजीओ और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। तो बहुत सारे एनजीओ, सिविल सोसाइटी, सेल्फ हेल्प ग्रुप, ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये शासन का एक बहुत बड़ा हिस्सा संभालते हैं, उसका प्रबंधन करते हैं। तो देन इनकी भूमिका को और कैसे बढ़ाया जाए, शासन इनको किस प्रकार अपना अलाइज, अपना एसोसिएट माने, जिससे रिमोट एरियाज में शासन के तत्वों को, गुणों को, विशेषताओं को पहुंचाया जा सके। तो इनकी भूमिका को हम पढ़ना। एक है प्रेशर ग्रुप, दबाव समूह, यानी शासन पर जब तक कोई प्रेशर ग्रुप अपना प्रेशर नहीं बनाता है तो शासन उस मुद्दे को उतना गंभीरता से नहीं लेता है। तो प्रेशर ग्रुप क्या होते हैं, दबाव समूह क्या होते हैं, दबाव समूह की भूमिका क्यों बढ़ती जा रही है? तो देन क्या हमें सभी क्षेत्रों में दबाव समूह बना करके और शासन को अपने लक्ष्यों के प्रति ज़्यादा उत्तरदायी बनाना चाहिए? अगला, शासन प्रणाली के दौरान जो विकास किया जाता है, तो डेवलपमेंटल इश्यूज, यानी शासन जिस तरीके से देश में विकास करता है उससे कई बार समस्याएं पैदा होती हैं। पूरे देश में रेल नेटवर्क, रोड नेटवर्क, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं। इसके कारण हजारों गांवों को डिस्प्लेस किया जा रहा है, नदियों के ऊपर से फ्लाईओवर बनाए जा रहे हैं, पॉल्यूशन फैल रहा है और जंगलों को काटा जा रहा है, इकोलॉजिकल सिस्टम डिस्टर्बेंस हो रहा है। तो शासन प्रणाली के द्वारा जो हम विकास दे रहे हैं देश के लिए, उस विकास की प्रणाली से कौन कौन से नकारात्मक प्रभाव देश के ऊपर पैदा हो रहे हैं? तो देन शासन प्रणाली में इन मुद्दों को कैसे शामिल किया जाए कि विकास प्रक्रिया के दौरान या तो नुकसान ना हो या कम से कम हो, और अगर नुकसान हो भी रहा है तो शुरुआत के 2 से 3 साल में उस नुकसान की भरपाई होनी ही चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग, नेशनल हाईवे बनाए जा रहे हैं। तो नेशनल हाईवे बनाने के लिए या नेशनल हाईवे को चौड़ा करने के लिए 4 लेन 6 लेन का बनाने के लिए आपको जंगलों को काटना होगा, पेड़ों को काटना होगा। और इंडिया में फॉरेस्ट कवर ऑलरेडी कवर है, आप जानते हो 33% से बहुत कम वन क्षेत्र है भारत में। तो जब आपको रोड बनानी है, पेड़ काटे जाएंगे, तो फिर आप इंश्योर करोगे 1 से 2 साल के भीतर उतने ही पेड़ या उससे ज़्यादा पेड़ लगा दिए जाएंगे। तो बहुत सारे डेवलपमेंटल इश्यूज। और दूसरा, जो विकासात्मक योजनाएं हम देश के लोगों के लिए चला रहे हैं, प्रदान कर रहे हैं, उसमें समाज के वल्नरेबल सेक्शन, समाज का जो सबसे कमजोर वर्ग है, जिसमें दलित समुदाय, SC ST, महिलाएं और वंचित वर्ग, बुजुर्ग व्यक्ति, विधवा महिलाएं, ये जो वर्ग हैं समाज के, ये शासन की योजनाओं से कितने लाभान्वित हो रहे हैं, इसकी बाकायदा सोशल ऑडिटिंग होनी चाहिए और देश के सामने लाया जाना चाहिए कि इन वर्गों के लिए अभी तक पिछले 50-60 साल में जो स्कीम लागू की गई हैं, उन स्कीमों के माध्यम से इतना लाभ हुआ है, ये इतने एम्पावर हुए हैं, और फिर जो कमियां रह गई हैं उन कमियों को दूर करने के लिए इन योजनाओं में बदलाव होना चाहिए। तो शासन संबंधी विभिन्न प्रकार के मुद्दे हैं जो आपके सिलेबस में शामिल किए गए हैं, तो आपको उनको उसी के रेंज में तैयार करना होगा। इसके बाद पेपर 2 में शामिल किया गया है भारत के विदेशी संबंध। इसमें 3 से 4 लाइनें लिखी गई हैं। पहली लाइन तो ये है कि भारत के पड़ोसी देशों के साथ संबंध, इंडिया एंड इट्स नेबरिंग कंट्री, यानी भारत की जिन देशों के साथ स्थलीय सीमा लगती है और जलीय क्षेत्र में सीमा लगती है, इनको कहते हैं पड़ोसी देश, नेबरिंग। और जिनके साथ हमारी सीमा नहीं लगती उनको बोलते हैं नॉन नेबरिंग, यानी गैर पड़ोसी राष्ट्र। तो इसमें आपको ये पढ़ना है कि भारत ने अपनी विदेश नीति को जब लागू किया, तो विदेश नीति को लागू करते समय हमने क्या क्या उद्देश्य रखे हैं? तो मुख्यतः तो 2 ही उद्देश्य हैं कि विदेश नीति एक तो देश के भीतर हमारे इंटीग्रेशन को, राष्ट्र के एकीकरण को ध्यान में रखेगी, और दूसरा देश के बाहर भारत की भूमिका को बढ़ाएगी। तो क्या भारत
अपनी विदेश नीति के माध्यम से इन दोनों लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल रहा है? यदि नहीं रहा तो उन तत्वों को, उन बिंदुओं को आपको इसमें पकड़ना है, उनको आपको लिखना है। दूसरा, भारत ने पड़ोसी देशों के प्रति दो तरह की नीति लागू की। एक नीति में तो यह कहा गया कि हम पड़ोसी देशों के साथ बराबरी का रिश्ता रखेंगे, यानी जितना आयात इन देशों से करेंगे उतना निर्यात करेंगे। और दूसरी नीति थी गुजराल सिद्धांत के बाद कि यानी हम बराबरी का रिश्ता नहीं रखेंगे, हम पड़ोसी राष्ट्रों को ज़्यादा रियायत सुविधाएं देंगे और इसके माध्यम से हम इन देशों से आयात इंपोर्ट ज़्यादा करेंगे और एक्सपोर्ट कम करेंगे। तो क्या भारत की ये नीतियां सफल रही हैं? पाकिस्तान के साथ भारत ने 3 से 4 बार युद्ध लड़े। ताशकंद समझौता क्या कहता है? शिमला समझौते की गाइडलाइंस क्या है? पाकिस्तान सार्क में मदद नहीं कर रहा है। सार्क एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में विफल क्यों हो गया है? पाकिस्तान के साथ भारत ने अपने संबंधों को सुलझाने के लिए जो प्रयास किए, उनकी मेन कमी क्या है? चाइना के साथ हमने पंचशील का एग्रीमेंट लागू किया 1954 में और 1955 से इसको हमने इम्प्लीमेंट भी कर दिया। इसके बावजूद हमें चीन के साथ युद्ध लड़ना पड़ा 1962 में। और चाइना के साथ जो हमारा विवाद है वो अभी तक समाप्त नहीं हुआ, वो भी बना हुआ है किसी ना किसी रूप में। तो देन हम चीन के साथ अपने संबंधों को सुलझाने के लिए कौन कौन से फ्रंट पर काम कर रहे हैं? नेपाल, भूटान, म्यांमार, अफगानिस्तान, श्रीलंका, इन देशों के प्रति भारत की पॉलिसीज में किस प्रकार के बदलाव हाल के दिनों में देखे गए? और आपके अकॉर्डिंग पड़ोसी देशों को अच्छे तरीके से टैकल करने के लिए भारत सरकार को क्या करना चाहिए? आप अपना भी एक माइंडसेट बनाओ, क्योंकि जब आप इंटरव्यू बोर्ड में जाएंगे तो वहां पर आपसे हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि अगर आपको फॉरेन सेक्रेटरी, विदेश सचिव बना दिया जाए तो उसके बाद आप यूनियन गवर्नमेंट को क्या एडवाइस देंगे कि बांग्लादेश के साथ, पाकिस्तान के साथ, चीन के साथ भारत के रिलेशन इस वाले पॉइंट्स पर और ज़्यादा बेटर हो जाएं। तो इस तरीके से आप इस पॉइंट्स को कवर करेंगे। दूसरा फिर इसमें यह दिया गया है कि जो भी द्विपक्षीय मुद्दे हैं, बायलैटरल, मल्टीलेटरल और ग्लोबल ग्रुपिंग और इश्यूज, यानी दो देशों के बीच में अगर कोई समझौता होता है जिसमें एक भारत है और भारत नहीं है, तो मान लो कोई और देशों के बीच में कोई एग्रीमेंट हुआ तो उसका प्रभाव भारत पर क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल, अमेरिका और रूस के बीच में कोई समझौता हुआ और उस समझौते में अमेरिका ने रूस पर यह प्रतिबंध लगा दिया कि आप इस प्रकार की रक्षा तकनीक भारत को नहीं देंगे। तो समझौता भारत अमेरिका के बीच में हुआ है, लेकिन इसका प्रभाव भारत पर आ रहा है क्योंकि समझौते में लिखा गया है कि भारत को ये वाली टेक्नोलॉजी नहीं दी जाएगी। क्रायोजेनिक ईंधन की टेक्नोलॉजी भारत को नहीं दी गई। फाइटर प्लेन के मामले में काफ़ी सारी टेक्नोलॉजी है जो इंडिया के साथ शेयर नहीं की गई है। तो इसमें आपको ये पढ़ना है कि दो देशों के बीच में कोई एग्रीमेंट होता है, उसमें या तो भारत एक पार्टी है या नहीं है, तो दोनों ही कंडीशन में उसका भारत पर क्या प्रभाव रहेगा। और दूसरा, कुल ग्लोबल ग्रुप्स या मल्टी लेटरल ऑर्गेनाइजेशन लाइक द यूरोपियन यूनियन, यूरोपियन यूनियन ने मान लीजिए कोई डिसीजन लिया और उस डिसीजन का प्रभाव भारत पर क्या रहेगा। यूरोपियन यूनियन की करेंसी यूरो करेंसी, अगर यूरो करेंसीज का एक्सचेंज रेट इंडियन रुपीस की तुलना में बढ़ाया जाता है तो भारत की अर्थव्यवस्था पर इसका डायरेक्ट प्रभाव पड़ेगा। यूरोपियन यूनियन ने भारत के साथ जो व्यापार किया जा रहा है विभिन्न क्षेत्रों में, अगर उसके व्यापार की शर्तों में बदलाव किया तो भारत निश्चित रूप से प्रभावित होगा। ऐसे टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। इसी प्रकार आसियान, दक्षिण पूर्वी एशिया के 10 जो राष्ट्र हैं, इंडोनेशिया, सिंगापुर, मलेशिया, आसियान के प्रति भारत की क्लोजनेस बढ़ती जा रही है, लेकिन इंडिया आसियान का मेंबर नहीं बन पा रहा है। तो आसियान राष्ट्र जो भी निर्णय लेते हैं वो निर्णय गारंटीड भारत को प्रभावित करेंगे, क्योंकि भारत कल्चरली, इकोनॉमिकली इस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ है। एससीओ, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, तो संघाई सहयोग संगठन, भारत इसका सदस्य बन गया है। अगर से ऑर्गेनाइजेशन ने कोई निर्णय लिया तो उस निर्णय का भारत पर सकारात्मक, नकारात्मक प्रभाव क्या होगा, इस प्रकार के मुद्दे हैं जो आपको सेकंड लाइन में सिलेबस में दिए गए, वो आपको पढ़ने हैं। तीसरा दिया गया है कि विकसित और विकासशील राष्ट्रों के द्वारा जब कोई निर्णय लिया जाता है तो भारत पर उसका क्या प्रभाव होगा। फॉर एग्जाम्पल, अमेरिका विकसित राष्ट्र है, तो अमेरिका ने अपने वीजा सिस्टम में बदलाव किया और उसने लिमिट लगा दी कि हम भारत से हर साल इतने व्यक्तियों को अमेरिका में एंट्री देंगे थ्रू द वीजा सिस्टम। तो जैसे ही भारत ने अपने वीजा रूल्स को स्ट्रिक्ट किया
तो भारत से जाने वाले लाखों व्यक्तियों पर रोक लग गई। तो अमेरिका की इस नीति का, इस निर्णय का भारत पर प्रभाव आ गया। अब उतने भारतीय अमेरिका में नहीं जा पाएंगे। वैसे ही यूरोप के किसी देश ने कोई डिसीजन लिया, जापान ने कोई निर्णय लिया, बांग्लादेश ने कोई निर्णय लिया, तो बांग्लादेश के उस निर्णय से बांग्लादेश में रहने वाले हिंदू और भारत में रहने वाले हिंदू और मुसलमान दोनों पर प्रभाव देखा गया। श्रीलंका ने कोई निर्णय लिया, श्रीलंका में रहने वाले तमिल नागरिकों के हितों के खिलाफ गया। तो क्या भारत सरकार शांत बैठी रहेगी, या भारत सरकार को श्रीलंकन सरकार पर दबाव बनाना चाहिए कि तमिल नागरिकों के मूल अधिकारों को, उनके राइट्स को इस तरीके से क्रश नहीं किया जा सकता। तो विकसित और विकासशील कोई भी देश अगर इस प्रकार का निर्णय लेता है, फॉर एग्जाम्पल चाइना ने निर्णय लिया कि हम पाकिस्तान के साथ मिलकर, श्रीलंका के साथ मिलकर और बांग्लादेश के साथ मिलकर और बर्मा के साथ मिलकर के भारत को घेरने के लिए एक मोतियों की माला पर काम कर रहे हैं। तो देन स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, मोतियों की माला समुद्र में, और ऊपर से उसने कराकोरम रेंज से क्रॉस करते हुए पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट तक एक ट्रांजिट रूट उसने बना लिया। तो चीन की नीति और पाकिस्तान की नीति, प्रभाव इसका भारत पर हो रहा है। तो इसके लॉन्ग लास्टिंग इम्प्लीकेशंस क्या होंगे, तो भारत को इस प्रकार की चुनौतियों, मुद्दों से कैसे निपटना है, तो भारत सरकार की रणनीति क्या इसमें होनी चाहिए, इमीडिएट रिएक्शन हमारा क्या होना चाहिए, या फिर भीतर ही भीतर भारत को किस प्रकार के बदलाव करने चाहिए। और लास्ट में फिर इसमें एक दिया गया है इंटरनेशनल एजेंसीज और उनका भारत पर प्रभाव, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ, यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF और WTO, द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये जो इंटरनेशनल एजेंसीज हैं, भारत इनका एक्टिव मेंबर है, लेकिन ये एजेंसी जिस तरीके से निर्णय ले रही हैं, वे सभी निर्णय हमेशा भारत के लिए अनुकूल नहीं होते। जैसे भारत इतने लंबे समय से प्रयास कर रहा है कि यूएनओ, संयुक्त राष्ट्र संघ, आतंकवाद की परिभाषा को सही तरीके से क्लियर करे, और भारत में पाकिस्तान की तरफ से जो गतिविधियां आती हैं वो आतंकवादी गतिविधियां, और इस पर पूरे दुनिया के देशों की मोहर लगनी चाहिए, लेकिन ये कार्य आज तक नहीं हुआ है। इसी प्रकार भारत चाहता है कि यूएन की जो कार्यप्रणाली है उस पर से यूरोप और अमेरिका का प्रभुत्व घटना चाहिए। यूएन को उन देशों पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए जहां पर प्रॉब्लम्स ज़्यादा हैं। यूएन के प्रयास के बावजूद भी इजराइल फिलिस्तीन की समस्या का समाधान नहीं हुआ। यूएन के प्रयास के बावजूद भी भारत पाकिस्तान, भारत चीन के मामलों में कोई समाधान नहीं हुआ, जबकि यूएन की मीटिंग में ही आपस में मिलते हैं, बातचीत करते हैं। तो यूएन की फंक्शनिंग में किस प्रकार का बदलाव होना चाहिए, अगर यूएन कोई डिसीजन लेता है तो उसका भारत पर गारंटीड कोई ना कोई प्रभाव ज़रूर होगा, तो वो हमें पढ़ना है। इसी प्रकार से विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक ने अगर भारत को दी जाने वाली सहायता राशि घटा दी या सहायता राशि बढ़ा दी, या भारत ने किसी और फ्रंट पर विश्व बैंक से सहायता मांगी, तो वो भारत को प्रभावित करेगी। और विश्व बैंक जो रिपोर्ट जारी करता है, जो सूचकांक जारी करता है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, विश्व विकास प्रतिवेदन, तो उस रिपोर्ट में ये दिखाया जाता है कि भारत कहाँ रैंक कर रहा है दुनिया के देशों में। तो विश्व बैंक की उस रिपोर्ट से भारत में हलचल मच जाती है कि भारत को बहुत नीचे रैंक दी गई है। तो विश्व बैंक से भारत पर प्रभाव पड़ता है निश्चित रूप से। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष भारत में भुगतान संतुलन के मामलों में भारत को हेल्प करता है। तो भारत का भुगतान संतुलन और व्यापार संतुलन दोनों ही प्रतिकूल बने हुए हैं। तो हम IMF से किस प्रकार की भूमिका चाहते हैं, तो भारत को वो किस सीमा तक और ज़्यादा हेल्प कर सकता है। विश्व व्यापार संगठन WTO, विश्व व्यापार संगठन से तो भारत की बहुत सारी कंप्लेंट, शिकायतें हैं कि विश्व व्यापार संगठन हमेशा विकसित देशों को सपोर्ट करता है, यानी भारत के कृषि उत्पादों को अभी भी दुनिया के राष्ट्रों में या विकसित राष्ट्रों में, यूरोपियन राष्ट्रों में वो स्थान नहीं मिला, वो कीमत, वो मूल्य हमारे उत्पादों को नहीं मिले जिसके लिए WTO ने वायदा किया था स्थापना के समय। और भारत में WTO की स्थापना के बाद भी उतना निवेश नहीं बढ़ा है उन क्षेत्रों में जैसा कि प्रॉमिस किया गया था। और WTO के माध्यम से भारत में बौद्धिक संपदा अधिकारों में उतनी ज़्यादा ग्रोथ नहीं हुई है, यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स उस लेवल पर नहीं पहुंचे। सर्विस सेक्टर में अभी भी कहीं ना कहीं इंडिया के सामने WTO के माध्यम से विभिन्न प्रकार के बैरियर्स खड़े किए जाते हैं। तो भारत की कंप्लेंट्स क्या क्या हैं WTO के प्रति, तो वो आपको नोट्स बना करके लिखनी चाहिए। और भारत WTO की भूमिका में किस प्रकार के बदलाव चाहता है, तो क्या भारत की बात
WTO मानेगा। तो आप जानते हो कि इंटरनेशनल लेवल पर उन्हीं देशों की बातों को वेटेज दिया जाता है जिन देशों की इकोनॉमिक कंडीशन साउंड होती है। दुर्भाग्य से भारत अभी उस एरिना में नहीं है, उस स्थिति में नहीं है कि हम इन इंटरनेशनल एजेंसी को बाउंड कर सकें कि आप इस तरीके से रूल्स को और अपने लॉज को, ऑर्डर्स को इंप्लीमेंट करो। तो इन एजेंसीज के प्रति आपको एक अप्रोच डेवलप करना पड़ेगा कि पिछले कुछ वर्षों में इन्होंने जो कार्य किए हैं उन कार्यों के किस प्रकार के प्रभाव दुनिया के सभी देशों पर देखे गए। तो जीएस पेपर 2 में इस प्रकार के टॉपिक्स यूपीएससी ने शामिल किए हैं और इन टॉपिक्स को आप इस तरीके से पूरा कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।